नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले भी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि एक अर्थक्वेक सीरिया में देखा गया। और अर्थक्वेक की अभी घटनाएं अभी पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है। वहां लोगों की मतलब अलग अलग न्यूज चैनलों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग डेटा देने का प्रयास किया। इसी बीच 2 रोज पहले एक न्यूज आता है और इस न्यूज में यह बताया जाता है कि इजराइल ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क पर अटैक कर दिया। तो ये भी आप लोग भी इस न्यूज को सुनकर के कहीं ना कहीं इस सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इस प्रकार की जो समस्याएं इस क्षेत्र में क्यों उत्पन्न हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे जो भी समस्याएं चल रही है इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये भी हम लोग समझेंगे कि अब तक के जो इजराइल के कुछ इतिहास रहे हैं और गल्फ कंट्री से इन लोगों का क्या समस्या है और सिया सुन्नी डिस्प्यूट से मतलब इजराइल किस प्रकार अपना एक प्रॉफिट लेने का प्रयास करता है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा कि वैली व्यू आईएएस एकेडमी के द्वारा आने वाले 15 मार्च को एक नया बैच अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप भी मतलब इस क्षेत्रीय तौर पर आते हैं बेतिया से अगल बगल, अगर या आप यहाँ पर स्टे करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप अपने जो भी एम बनाया है, आपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं, तो यहाँ आप आकर के ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी एक गोल है उसको अचीव करने में आपको सफलता मिलेगी। तो बहरहाल अब हम लोग अपने मुद्दे पर यहाँ पर आते हैं कि न्यूज क्या है और इसमें एक अपना व्यूज क्या होने चाहिए, उस पर भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है, इराक है, टर्की है। इस सारा क्षेत्र को मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर इमेज के माध्यम से मतलब आप लोग भी कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे कि आखिर है मुद्दा क्या। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस न्यूज को अलग अलग न्यूज़पेपर ने किस प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया है, ताकि उसको आप एक माध्यम से समझने का प्रयास करें। देखिए, अगर बात करें जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो टर्की और सीरिया में एक अर्थक्वेक हुए और उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, जो सामान्य से ज्यादा माना जा सकता है। और इसमें लोगों की काफी हताहत और मौत की खबरें आप लोगों ने सुना होगा। और 7.8 मैग्नीट्यूड कम नहीं होते हैं। अगर जहां भी अगर 7.8 मैग्नीट्यूड से संबंधित जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वहां पर समस्या देखने को मिलती है, लॉट्स ऑफ लोग डेथ होते हैं। तो बात अलग है। बात हम लोग आते हैं अपनी जेन्युइन जो आज के टॉपिक पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर इंडिया टुडेज का एक पेपर कटिंग है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 46,000 डेथ अब तक नॉर्मली हो चुके हैं इस अर्थक्वेक में। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये भी उत्पन्न होता है कि आखिर हम लोगों को इजराइल और सीरिया के बीच में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ना है, तो यहाँ पर मेरे इस अर्थक्वेक को बताने का क्या मुद्दा है। जी हाँ, इसके भी एक अपने कुछ मैटर है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी के समय में जितने जो अर्थक्वेक हुए, इस सीरिया के लिए कम नहीं था। और साथ में अभी के समय में इजराइल ने भी उस पर अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया, क्या कारण है, एक नहीं मल्टीपल कॉज है। जब इसको आपको समझने के लिए जितने भी जो गल्फ कंट्री के जो जियो पॉलिटिक्स जो है उसको समझना पड़ेगा। और कुछ ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स, कौन सी कंट्री क्या है और उस कंट्री का इस क्षेत्र में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ हम लोग जैसे पेपर कटिंग में आप देखिएगा, चाहे वह द हिंदू हो, चाहे वह द टाइम्स ऑफ इजराइल हो या अल जजीरा हो, सारे न्यूज ने लगभग इस न्यूज को कवर करने का प्रयास किया है कि हाँ, इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया है। अब तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि हाँ, हम लोग जिस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं उस मुद्दे को लगभग दुनिया के बेहतरीन अखबारों ने इसको अपनी हेडलाइन दिया है। अब
एक दुनिया का मैप आपके समक्ष है। आपका यहाँ अपना दिख रहा होगा प्यारा भारत। और प्यारा भारत से जब आप पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, और ईरान के बाद इराक, और इराक के ऊपर सीरिया, जहां से एक रेड सर्कल बना हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ है आपका इराक, और इराक के ऊपर है सीरिया। और सीरिया के बगल में आप देखेंगे तो लगभग आपका एक मेडिटेरेनियन सी है, और नीचे है आपका इजराइल। अब यहाँ पर मुद्दा आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या समस्याएं हो सकती हैं कि इजराइल इस प्रकार की हरकत कर सकता है। तो इसकी एक लंबी स्टोरी है। आने वाले कुछ समयों में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब एक बड़ा वाला मैप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ, ये है सीरिया। और सीरिया का जो कैपिटल है, जहाँ स्टार यहाँ पर शो कर रहा होगा, दमस्कस। और इसी के नीचे आप देखेंगे ये है आपका गोलन हाइट। अभी बताएंगे कि गोलन हाइट की क्या कहानी है, यह सीरिया के अंदर में आता है या इजराइल के अंदर में आता है। आने वाले कुछ समय में हम लोग इसकी भी पड़ताल करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल है, और इजराइल के लगभग अगर आप बगल में देखें तो लगभग ये मेडिटेरेनियन सी हो जाता है। एनीवे, अब राइट साइड में आप देखें ये बड़ा वाला मैप, और बड़ा वाला मैप में आप देखेंगे कि सीरिया, और सीरिया के नीचे है दमिश्कस, जो इसकी कैपिटल है। और इससे सटा हुआ जो कंट्री है, उस कंट्री को बोलते हैं हम लोग, जो सीरिया के जो सदर्न क्षेत्र में आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लेबनान। इसकी भी कहानी आज हम लोग करेंगे पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपको जो भी यहाँ जो जियो पॉलिटिक्स होते हैं, वो सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। अब मुद्दा ये है कि आखिर मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग इसको जोड़ पाए। अब यहाँ देखेंगे कि सीरिया है, और सीरिया से होता हुआ इजराइल में आप देखेंगे कि एक जॉर्डन रिवर जाती है। और जॉर्डन रिवर की वजह से इजराइल लगभग अपने पीने के पानी का लगभग 1/3 इतना हिस्सा वह इस जॉर्डन रिवर से लेता है। तो अगर किसी प्रकार की समस्या अगर सीरिया अगर क्रिएट करता है, तो वहां पे इजराइल को समस्या होना लाजमी है। तो यहाँ सोचने वाली बात हो जाती है कि आप भी सोचेंगे कि आखिर क्या इजराइल जो है, क्या वहाँ एक डेजर्ट बेस्ड कंट्री है क्या? हाँ जी हाँ। आप देखेंगे कि जब भी राजस्थान हो या नॉर्थ ईस्ट हो, तो वहां पर जो ड्रिफ्ट इरिगेशन का नाम आपने सुना होगा, उनकी टेक्नोलॉजी, या मछली पालन को लेकर के इजराइल से कुछ जो कम पानी में मछली पालन करने की जो सुविधा होती है, वहां के लोगों ने टेक्नोलॉजी तौर पे उसको बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं जो भारत और इजराइल के जो रिलेशन रहे हैं, और उसमें जो भी वहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो चाहे वो ड्रिफ्ट इरिगेशन हो, या मतलब मछली पालन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की बात हो, तो इजराइल ने टेक्निकली तौर पर भारत के बहुत ही मदद की है। तो कहीं ना कहीं ये श्रेय जाता है कि वहाँ का क्षेत्र डेजर्ट बेस है, और डेजर्ट बेस है तो वहां पे लगभग उन लोगों को डेजर्ट से कैसे अपने आप को ऊपर लेकर के आए, कैसे सिस्टम को व्यवस्थित करें, उनके पास पर्याप्त ही जानकारी है। आप भी अलग अलग न्यूज में अलग अलग समय में भारत और इजराइल रिलेशन में आपने पढ़ा होगा, और उसमें ड्रिफ्ट इरिगेशन की चर्चा जरूर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मुद्दा ये बन जाता है कि जब ये इजराइल वाला जो क्षेत्र है, और इजराइल वाला क्षेत्र जब डेजर्ट बेस है, तो डेजर्ट बेस होने की समस्या ये हो जाती है कि इनको पानी चाहिए। अगर सीरिया अगर इसमें किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर इजराइल को प्रॉब्लम होगी। एक तो आप लोगों ने इस समस्या को समझ लिया कि एक पहली समस्या है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसको आने वाले कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये कुछ ट्वीट है, और ट्वीट में ये पूर्ण रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से जो अटैक हुए हैं, और अटैक का इम्पैक्ट किस प्रकार से हुआ है। ये अलग अलग लोगों के अपने ट्वीट हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये है जॉर्डन रिवर, जिसको मैंने अभी आप लोगों के समक्ष बताया। आप देख लीजिएगा कि ये लेबनान वाले क्षेत्र से राइट साइड से नीचे आता हुआ नजर आता है। और इसी जॉर्डन रिवर से लगभग 1/3 अपने पीने का पानी सिर्फ आपूर्ति होता है इजराइल को, सिर्फ इसी रिवर की वजह से। इसकी आप देखेंगे, आप इजराइल यहाँ पर है, यहाँ पर जॉर्डन है,
जॉर्डन रिवर है, यहाँ पर आपका सीरिया है, और यहाँ पर लेबनान। तो कुल मिलाकर के आप लोग को ये चीजें तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया होगा कि हाँ, पहला मुद्दा क्या है। क्योंकि आप सिर्फ इस एक मुद्दे से आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किसको हम गलत कहें और किसको सही कहें। तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको उस क्षेत्र के जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को अध्ययन करना, और सारा पैरामीटर्स जब अध्ययन करते हैं तभी आप एक बेटर डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। एनीवे, अब इस क्षेत्र को देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इजराइल के बारे में बताता हूँ कि क्या है इजराइल। मैं अगर बात करूं 1948 के पहले इजराइल आपका देश इस दुनिया में हुआ ही नहीं था। लेकिन जो आज का इजराइल है वहां पर मतलब मुस्लिम लोग वहां पर स्टे करते थे, रहते थे। उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स लोग थे वहां पे, जो आज का इजराइल है, वहां पर कुछ जीव कम्युनिटी के लोगों को वहां पर बसाने का प्रयास किया, और प्लेस्टाइन एक एरिया बना, और वहां पर सारे जीव लोग वहां पर स्टे करने लगे। अब जो जो टर्म्स एंड कंडीशन था वह अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी भी कंट्री के लिए। तो उस समय जो गल्फ कंट्री में जो मुस्लिम बहुल के जो देश थे, उन लोगों को ये समस्या होने लगा कि आखिर यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में ये जीव कम्युनिटी के लोग आखिर क्यों स्टे कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि लगभग लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में विनर रहा है आपका ब्रिटेन। और ब्रिटेन चूंकि उन्हीं लोगों को स्टे दे रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो लगभग आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर उसमें हारा था। और उस ऑटोमैन एम्पायर का हारने का मुद्दा भी क्लियर था, और मुस्लिम लोगों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों पे मतलब अपने एक ट्रस्ट था वो खत्म हो चुका था। इन सारी बातों के बावजूद धीरे 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 जीव कम्युनिटी के लोगों की संख्या आज का जो इजराइल है उसमें बढ़ता गया, और यह बढ़ना कहीं ना कहीं आने वाले समयों के लिए एक समस्या को उत्पन्न करने वाला था। ठीक बात वही है कि आने वाले समय में लगभग 1949 में एक वार होता है, छोटी सी वार, ज्यादा नहीं, जेन्युइनली अरब कंट्री के देशों, जिसमें अरब कंट्री में सिया और सुन्नी दोनों कम्युनिटी के लोग थे। मुस्लिम जो कम्युनिटी आती है उसमें दो कम्युनिटी पाए जाते हैं, सिया और सुन्नी। कौन है सिया और सुन्नी, आने वाले कुछ समय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और उसमें जो वार होता है, उस वार में फाइनली जो इजराइल होता है वह जीत जाता है। फिर सब चीजें ठीक तो नहीं था, क्योंकि इजराइल का जीतना मुस्लिम कंट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करने वाला था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जब आप देखेंगे, जब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब गल्फ कंट्री ने भी अपना प्लान शुरू कर दिया कि हमको इस टाइप के प्रॉब्लम से कैसे फेस करने हैं। और 1969 के आसपास पूरे गल्फ कंट्री ने एक साथ मिला, और लगभग 6 डेज वार होते हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो लगभग इजराइल की बहुत बेहतरीन जीत होती है। और उसी जीत में जो यहाँ पर जो आप पीला वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें गोलन हाइट जो क्षेत्र है, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, इस गोलन हाइट क्षेत्र को वह जीत लेता है इजराइल। और यह गोलन हाइट जो पार्ट है, यह सीरिया का पार्ट है। और गोलन हाइट वाला जो क्षेत्र है, हाइट से ही आपको पता है कि यह क्षेत्र उठा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है। और अब यहाँ पर जब उठा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो लोग खड़े होंगे तो वो लोग तो सीरिया को देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर यहाँ से अगर किसी को अटैक करना है तो आसान है। आपको भी पता है कि कोई चीजें अगर हाइट से अगर डाउन फेस में अगर फेंकना हो तो कितना आसान है। और उसके बाद से लगभग ये वाला क्षेत्र आ जाता है इजराइल के हाथ। और उसके बाद समस्या तो उत्पन्न हो ही गया, क्योंकि सारे लोग मिल करके आए गल्फ कंट्री के, और फिर भी एक इजराइल को इन्होंने हरा नहीं पाया। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ब्रिटेन, दोनों कंट्री और साथ में कुछ यूरोपियन कंट्री के भी योगदान माने जाते हैं, जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। और इसी इजराइल में एक इंपॉर्टेंट जगह है यरूशलेम, जिसको आज तक कॉन्फ्लिक्ट है कि चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी के लोग, सारे लोगों को अपना एक रिलीजन फैक्टर उस क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसकी बात अलग है।
आप लोगों को पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो यह क्षेत्र मुस्लिम के लिए और ईसाई के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और दोनों लोग इस क्षेत्र को अपना पकड़ बनाने के लिए हर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसा कि मैंने सारा बात यहाँ पर बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पीडीएफ में चीजें लिखी गई है। आप इसको मतलब समरी के रूप में मैं जो बता रहा हूँ उसको सुने, और उसके बाद ये जो पीडीएफ में लिखा है इसको आप जब पढ़ेंगे तो सारे मैटर आपको क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर जितने भी क्लासेस होते हैं यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ वहां पर डाल दी जाती है, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवे, तो उसके बाद से लगभग सब चीज ठीक चल रहा था 1969 के आसपास। इजराइल विनर था। उसके बाद 1973-74 के आसपास फिर से मुस्लिम कंट्री ने फिर से अटैक करने का प्रयास किया, और अटैक का नतीजा था इस बार फिर से इजराइल की इसमें नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल यहाँ पर हारा नहीं। तो कुल मिलाकर के लगभग 1973-74 तक ये मुस्लिम कंट्री ये जान चुके थे कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्रों में मतलब इनकी अपनी डिमांड होने लगी, कुछ मतलब पीसफुल, इन्होंने शांति वार्ता का भी प्रयास किया कि गोलन हाइट वाला क्षेत्र सीरिया को मिल जाना चाहिए। उसी क्षेत्र में आप देखेंगे जो आपका अभी का जो इजिप्ट है, जो पहले इसको मिस्र बोला जाता था, तो इजिप्ट का भी कुछ क्षेत्र इजराइल ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में कुछ समझौता हुए, उस समझौता के अकॉर्डिंग इजराइल ने उस जो इजराइल वाला जो पार्ट था, उस इजराइल वाले सॉरी इजराइल ने जो मिस्र का जो पार्ट जो लिया था उसको उसने लौटा दिया। लेकिन जो गोलन हाइट का जो मामला था वो आज तक सोल्व नहीं हुआ है, इजराइल अपने पास रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें लगभग अगर गोलन हाइट की, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगभग लगभग 30 से ज्यादा बस्तियां वहां पर स्टे करते हैं, और नंबर ऑफ लोगों की अगर बात करें, वो लोग लगभग लगभग 20,000 लोग वहां पर स्टे करते हैं। कहाँ पे? आपका गोलन हाइट पे। अब जो मुद्दा ये है कि 1948 से ये सारी बातें मैं आप लोगों को एक समरी के रूप में बता चुका हूं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब मुद्दा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली जो बात आ जाती है, शांति वार्ता में क्या क्या बाधा उत्पन्न हुए, शांति वार्ता क्यों होते, पीसफुल टॉक इसलिए क्रिएट किए गए थे क्योंकि मतलब गल्फ कंट्री कुछ ना कुछ ये समझ ही लिए थे कि अगर इस मुद्दे को अगर आसानी से अगर अपने फेवर में लेने हैं तो इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आपका पीसफुल डिबेट। क्योंकि हम लोग जीत कर तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग जीते इजराइल से, और जब इजराइल से नहीं जीतेंगे तो हमारा पार्ट कैसे हमको मिलेगा? और बकायदा हम लोग जितनी बार वार करते हैं उसमें इजराइल ही विनर रहता है, और हमारा उस पार्ट को और ही वह कैप्चर करते जा रहा है। तो इसलिए लगभग अब बात करें तो लगभग 1999 से 2000 में जब अमेरिका के शांति वार्ता मतलब 1999 और 2000 के बीच में जो अमेरिका था उसने शांति वार्ता को रद्द कर दिया था। और उसके बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे एहूद बराक ने सीरिया को ये ये बात बोला, एक आश्वासन दिया कि हम आपका गोलन हाइट का कुछ पार्ट हम आपको देंगे। लेकिन सब चीज, जितनी चीजें दिखती है उतनी चीजें आसान होती नहीं। तो लगभग 2000 के आसपास मतलब ऐसी बातें कहा गया सीरिया को, लेकिन सीरिया को यह डिमांड था कि मुझे अगर गोलन हाइट चाहिए तो पूरा गोलन हाइट चाहिए। और इसका कुछ मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 2008-9 के आसपास जब वहां पर प्रधानमंत्री जो एहूद बराक थे इजराइल की, उनकी सरकार गिर जाती है, और एक नए सरकार के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू आने का मतलब था कि वह राइट विंग को बढ़ावा देते हैं, और राइट विंग इनडायरेक्टली क्या कहता है कि सिर्फ अपना नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, अपना देश जो है अपने कल्चर को ही सिर्फ सर्वश्रेष्ठ मानना, इसके बड़े ही नेशनलिज्म के
अपने बड़े व्यापक मीनिंग है, इसको चंद शब्दों में इसको डिफाइन करना मुश्किल है। बस आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि हम अपने कल्चर, अपने रिलीजन और अपने देश के प्रति कट्टर हो जाते हैं। राइट विंग जेन्युइनली यही करने का प्रयास करता है। और नेतन्याहू का कुल मिलाकर के जो यह प्रयास था, जेन्युइनली अगर देखें तो कुल मिलाकर के लगभग 2009 के बाद उनको सत्ता में रहने पर, मतलब यही मुद्दा था, राइट विंग को बता करके अपने सिस्टम को आगे लेकर के आना, सत्ता में बरकरार रहना, जनता के नजर में अपने आप को विशेष दर्जा देना और अपने आप को ग्रेट लीडर से प्रोनाउंसिएट करना। तो ये चीजें जो जेन्युइन होती हैं, आप अलग अलग देशों में जितने भी राइट्स विंग के जो नेता रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू है, या अदर भी देश के जो हेड ऑफ द स्टेट है, जहां भी इस प्रकार के सिस्टम देखे जाते हैं, आप वहां समझ लेंगे कि हाँ, वहां पर राइट्स विंग की बातें होती है। एनीवे, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 2008 तक, लगभग जो सीरिया को गोलन हाइट देने की जो बात कही गई थी, वह मामला 2008-9 तक आते आते खत्म हो चुका था। अब कोई, जैसे आप यहाँ पर एक 25 मार्च 2019 का ही एक आप न्यूज़पेपर का कटिंग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि लगभग 2000 जो टाइम पीरियड था 2016 से 20 के आसपास डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑफिशियली तौर पर लगभग 2019 में लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि जो गोलन हाइट जो है वह पार्ट है इजराइल का। तो ये भी कहीं ना कहीं, मतलब गल्फ कंट्री वालों को भी समस्या उत्पन्न करने में एक बड़ा योगदान माना जाता है। ये कुछ ट्वीट है इससे संबंधित, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वो न्यूज है जो मतलब अटैक हुए हैं, इसको आप डेमिस्कस में आप इसको देख पा रहे होंगे कि क्या है घटना है। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये कुछ दृश्य हैं जो अटैक के बाद क्या हालात हुए हैं दमिश्क के क्षेत्र में। अब यहाँ आपको यहाँ पर बशर अल असद, यहाँ पर जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, बशर अल असद इनका नाम है। ये सीरिया के अभी हेड ऑफ द स्टेट है, और ये हैं आपके ईरान के हेड ऑफ द स्टेट। दोनों लोग आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी क्या कहानी है, इसको भी अभी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने इस सारे छोटी मोटी मुद्दों को समझ लिया। अब लगभग बात करें तो लगभग जो सीरिया वाला जो क्षेत्र है अभी का, और उस सीरिया वाले क्षेत्र पर जो अटैक हुए हैं, पिछला अटैक जो है वह 2 जनवरी को हुआ था। और लगभग एक डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो लगभग 2022 से, और इवन जो लगभग जो 2 मंथ हो गए हैं अब तक, जनवरी और फरवरी, फरवरी अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इस टोटल इतने समय में लगभग इजराइल ने सीरिया पर लगभग 40+ अटैक किया है। आपको भी सुन करके एक अजीब सा लगेगा कि भाई आखिर इतने कम समय में इतने अटैक कैसे पॉसिबल होते हैं। तो हाँ, ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ये बता रहे होंगे कि गल्फ में अभी के समय में, या इजराइल से संबंधित जितने कंट्री हैं उनके अगल बगल, वहां किस प्रकार की समस्याएं वहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर इजरायली स्ट्राइक ऑन सीरियन कैपिटल एयरपोर्ट किल 4 मॉनिटर्स। कहने का मतलब है कि 2 जनवरी 2023 का एक न्यूज है, और यह न्यूज है कि जो लास्ट टाइम जो 2 जनवरी का जो अटैक हुआ है वह ये अटैक, उसके बाद से लगभग 2 रोज पहले एक अटैक हुआ है दमिश्क पे, उसकी जिसकी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि आखिर इस प्रकार की समस्या में चाहे वह लेबनान हो, लेबनान की क्या रोल बन जाता है, और कुछ ईरान का क्या रोल बन जाता है। तो ऑफिशियली तौर पर इजराइल ने बोला कि जिस क्षेत्र पर अटैक किया गया, जिस क्षेत्र में अटैक किया इजराइल ने, उस क्षेत्र में ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर ईरानी लोग स्टे कर रहे हैं। तो और ईरानी वो लोग हैं जो लोग का मुद्दा है
इजराइल के साथ। अब जरा सोचिए, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रकार की समस्या आया कहां से। कि एक जगह है सीरिया, मैप के माध्यम से समझते हैं इसको, देखिए। अब इस मैप में देखिए, ये है आपका, बड़े मैप में इसको थोड़ा सा, हाँ आप इसको देखें, बड़ा मैप में आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। अब ये है आपका सीरिया, और सीरिया यहाँ पर है आपका दमिश्क, और यहाँ पर इजराइल का मानना है कि जो ये दमिश्क के पास एक छोटा सा पार्ट है, उस छोटा पार्ट में ईरानी कुछ लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, और जिनका उद्देश्य है इजराइल पर अटैक करना। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये सीरिया में ईरान वाले क्या कर रहे हैं। एक तो ये भी इंजाम है। दूसरा बात अगर करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र है लेबनान, और लेबनान का कैपिटल है बेरूत, और यही सी क्षेत्र में आता है एक टेरर ग्रुप जिसको बोलते हैं हिजबुल्लाह। और इस हिजबुल्लाह भी सुन्नी कम्युनिटी का है, और उसका भी मुद्दा है इजराइल पर अटैक करना। और इस हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट करता है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये ईरान। और अब आपको ये लग गया होगा कि आखिर जितना मामला है, आखिर ये मामला ईरान से क्यों जुड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब 1969 में इजराइल और गल्फ वार जब हो रहे थे, तो उसमें दो तरीके से शिया व सुन्नी कम्युनिटी के लोग इसमें लड़ रहे थे। तो जो सुन्नी जो जिस देश में ज्यादा अभी सुन्नी लोग स्टे करते हैं, सुन्नी बहुल जो देश है वो सऊदी अरेबिया है, और शिया बहुल जो कंट्री है वो है आपका ईरान। उस समय तो लगभग ये लोग एक साथ होकर लड़ रहे थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। किस बात का कॉन्फ्लिक्ट, तो इन लोगों ने बोला कि मतलब ये शिया को ज्यादा वर्चस्व देने लगे, और सऊदी अरेबिया वाले जो लोग थे उन लोगों ने सुन्नी कम्युनिटी को ज्यादा वर्चस्व देना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इस क्षेत्र में, गल्फ कंट्री में, मात्र ईरान ही ऐसा एक देश है जहां पर सबसे ज्यादा शिया बहुल के लोग रहते हैं। और कुछ बात करें तो लगभग सीरिया में भी कुछ और लेबनान में भी रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है, वह मेजोरिटी है वह ईरान में है। तो अब मुद्दा ये उभर के आता है कि आपने लगभग लास्ट ईयर की अगर न्यूज पढ़ा होगा, तो यहाँ इजराइल, देखिए इजराइल ने यहाँ से ईरान के जो एक साइंटिस्ट थे उनको यहाँ से ही बम अटैक से मार दिया था। आप समझ पा रहे होंगे कि मामला की तरफ पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर बात देखा जाए तो इतनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए मतलब इजराइल अपने प्रोटेक्शन के लिए ये जो क्षेत्र है, आप देखेंगे दमिश्क और ये वाला क्षेत्र जो व्हाइट, जो जेरूसलम के जो व्हाइट वाला पार्ट है, इस व्हाइट वाला पार्ट को हम लोग जेन्युइनली गोलन हाइट्स बोलते हैं, और ये क्षेत्र ही हाइट पर है। तो यहाँ से इजराइल को अटैक करने में बिल्कुल आसानी होती है, और वह जब चाहता है तब वो अटैक कर लेता है। और इसमें जेन्युइनली प्रॉफिट इजराइल को ही होता है, क्योंकि जो चीजें हाइट पर होती है वहां पर सक्सेस के चांस ज्यादा बन जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह कौन है। अब यहाँ देखेंगे कि हिजबुल्लाह जो लोग लगभग 1982 के आसपास इस लेबनान क्षेत्र में तीन कम्युनिटी के लोग स्टे करते हैं। और लगभग अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया कि 1982 में लगभग लेबनान में एक ट्रीटी हुआ, और उसमें बोला गया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुन्नी बहुल के लोग हैं, और इस सुन्नी बहुल के जो लोग हैं, इस सुन्नी बहुल के लोग ज्यादा है, तो इनका जो सिस्टम चलेगा, वहां प्रधानमंत्री सुन्नी बहुल का आएगा। और उससे जो सेकंड जो चांस है, वो सेकंड चांस आता है आपका ईसाई लोगों का। और ईसाई लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाना था, राष्ट्रपति बनाना था। और जो कम बहुल के लोग हैं वो सिया बहुल के लोग हैं। और सिया बहुल को माना गया कि जो संसद होगा, जिस प्रकार हमारे देश का पार्लियामेंट है, तो उस पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा वह सिया बहुल का होगा। कि तीन लोग आपस में मिल करके इस लेबनान में सिस्टम को चला रहे थे। बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट इजराइल ने ही मतलब जब इन लोगों को हराया, तो यहाँ की सिस्टम बिगड़ गई। और बिगड़ने का नतीजा ये था कि यहाँ के सिया बहुल के लोगों को वो राइट मिलना बंद हो गया। और यही सिया बहुल लोगों ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन को आज हम लोग हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। और यही हिजबुल्लाह
को सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि जो लोग हिजबुल्लाह है वो लोग शिया कम्युनिटी के हैं, और शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करता है कौन? ये ईरान। और सीरिया में जो अभी शासक हैं, जिनका नाम है, जो मैंने अभी बताया, ईरान के जो हेड ऑफ द स्टेट और सीरिया के हेड ऑफ द स्टेट को हम लोगों ने अभी देखा एक मैप में और एक पिक्चर में, कि ये लोग कैसे एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी सिया कम्युनिटी से आते हैं। ये सीरिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है, कितना बार इनकी सरकार गिराने का भी प्रयास किया गया। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो सीरिया में ही आईएस का गढ़ माना जाता था। तो एनीवे उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस सीरिया, ईरान, क्योंकि जो अभी का सरकार है ईरान उसका सपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया जो बशर अल असद है, इनके जो अपोजिशन वाले पार्टी है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है सीरिया में सुन्नी कम्युनिटी का गवर्नमेंट बने, और ईरान चाहता है कि सीरिया में अ, जो शिया कम्युनिटी के लोगों का यहाँ पर गवर्नमेंट बने। तो इस प्रकार का ये है इस पूरे क्षेत्र का जियो पॉलिटिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मुद्दा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आप अब यहाँ पर सोचिए कि इतने सारे देश इजराइल पर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इजराइल को कितना यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर रहना पड़ रहा होगा। यहाँ लेबनान, यहाँ से सीरिया, यहाँ से ईरान, और इवन अभी तो आप देखे होंगे कि अभी जो लगभग इसी सारे मुद्दे को शांत करने के लिए लगभग 2020 से ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इजराइल के साथ आप लोगों ने सुना होगा कि यूएई ने अपना गठबंधन किया और शांति वार्ता किया। सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने सिस्टम चीजें अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को ये सारे जो भी इश्यूज थे, ये सारा जितनी भी बातें थी, मैंने आपको एक समरी के रूप में बता दिया। आप इसको पढ़ेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी समस्याएं जो जियो पॉलिटिक्स है गल्फ कंट्री के, वो पूरे क्लियर। ये कौन है हिजबुल्लाह, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। हिजबुल्लाह का जन्म कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं कि सुन्नी वर्सेस शिया कौन है। इसकी कभी करेंगे चर्चा। सिया सुन्नी की लंबी कहानी है। कभी इतनी छोटी सी सेशन में सिया सुन्नी को समझना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन एनीवे मैं सागर में गागर घूमने का प्रयास करता हूँ। दैनिक भास्कर की एक कटिंग है। अब देखिए, मोहम्मद साहब का जब निधन होता है, तो उस समय दो प्रकार के मत सामने निकल के आते हैं। एक मत है कि एक पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया, इसलिए सबसे योग्य शख्स को चुना जाए। एक जो कम्युनिटी जो मानता है कि मोहम्मद साहब ने अपना वारिस किसी को नहीं माना, और उन्होंने ऐसा माना कि जिसके अंदर काबिलियत होगी और जो उस लायक होगा, वह आने वाले सिस्टम को चलाने वाला वही होगा। इस आधार पर इस कम्युनिटी के लोगों ने जो मोहम्मद साहब के जो ससुर थे, जिनका नाम था अबू बकर, तो अबू बकर को उन्होंने हेड मान लिया। किनके? जब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। और इस सिस्टम के जो लोग मानते हैं, उनको सुन्नी कम्युनिटी के मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन एक धड़ा था, दूसरे पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब जो एक गदीर के मैदान में घोषणा की थी, और उस घोषणा में उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि हमारे आने के बाद वह कौन सा हेड होगा। और उसमें यह बातें कहा था कि लगभग उन्होंने जो भी उसमें बातें कहा, लंबी स्टोरी है इसकी, कि हमारा आने वाला जो हेड होगा वह कैसा होगा, किस कम्युनिटी से होगा। और इसको आधार मान करके कुछ लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे, जिनका नाम था हजरत अली, और उस हजरत अली को ही अपना नेता माना। और इस नेता के द्वारा जो सिस्टम चलाए गए, वो उसी सिस्टम को मानने वाले जो लोग हैं, वह आपके सिया बहुल के लोग होते हैं। बस जिनमें अगर समरी के रूप में अगर आप लोगों को बताऊं, समरी ये कहता है कि मोहम्मद साहब अपने डेथ के बाद उन्होंने एक घोषणा, डेथ से पहले एक घोषणा किया था कि हमारे मरने के बाद जो सिस्टम का जो हेड होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगा, धर्म के प्रति नॉलेज होगा, पूरे व्यवस्था को अच्छा से चलाने वाला होगा, उस व्यवस्था को जो मानेगा,
वो हमारा अगला जनरेशन होगा। और इस प्रिंसिपल को जो लोग मानते हैं उसको सुन्नी बहुल लोग माना जाता है। और दूसरा पक्ष ये मानता है कि मोहम्मद साहब ने गद्दीर के मैदान में जो कमिटमेंट किया, जो बातें कहा, और उस बात को आधार मान करके अगर किसी सिस्टम को चलाया जाए तो वो लोग शिया बहुल के लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। तो ये भी शिया सुन्नी एकजुट थे लेबनान की, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इससे जो भी कंफ्यूजन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि निरंतर आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ वीडियो करंट अफेयर हो, या कुछ जो भी आपके जो यूपीएससी और बीपीएससी से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण आपसे सिलेबस से संबंधित कुछ टॉपिक हो उसको लेकर के आता रहा। तो धन्यवाद।